हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइस स्कूल सांचो यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लीडरशिप, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है। 3 जो चैप्टर थे वो हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड थे। 4th चैप्टर जो था वो हमारा मोटिवेशन, और अब हमारा 5th चैप्टर जो शुरू हो रहा है वो है लीडरशिप। लीडरशिप जो हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस में देखा था, हमारा डायरेक्टिंग वर्क, डायरेक्टिंग फंक्शन देखा था हमने कि प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, स्टाफिंग की जाती है, डायरेक्टिंग होती है। तो डायरेक्टिंग का जो फंक्शन था हमारा, उसी का एक पार्ट है हमारा लीडरशिप, कि डायरेक्टिंग का ही एक वे होता है लीडरशिप, और डायरेक्टिंग में ही इसको किया जाता है। तो आज हम देखेंगे लीडरशिप क्या होता है। तो सबसे पहले आज के हमारे टॉपिक में क्या क्या इंक्लूड है, लीडरशिप का मीनिंग, लीडरशिप की डेफिनेशन और लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मीनिंग हमें पता होना चाहिए कोई भी हमारा जो भी टॉपिक है उसका, और डेफिनेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमें हमारी एक समरी डेफिनेशन प्लस एक राइटर की डेफिनेशन कंपल्सरी रूप से लर्न होनी चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषताएं क्या क्या होती है लीडरशिप। तो शुरू करते हैं। पहले मैंने लिखा है मीनिंग, यानी अर्थ क्या होता है हमारा लीडरशिप का, मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप यानी लीडर की जो प्रोसेस होती है वही हमारी लीडरशिप या नेतृत्व कहलाता है। तो हमने मीनिंग में मैंने आपको 2 पॉइंट लिखे हैं, गुण और एक लिखा है कला। कि नेतृत्व जो है वो एक प्रकार का गुण है, एक व्यक्तिगत गुण है जिसके अंदर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है कार्यों को और अच्छे से या बेहतरीन तरीके से करने के लिए। मतलब दूसरे व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाना, उन्हें स्वेच्छा से कार्य करने को तत्पर करवाना, प्रेरित करना, ये पूरी प्रक्रिया, ये जो गुण होता है, ये जो योग्यता होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, नेतृत्व कहलाती है। सेकंड मैंने बेस लिखा है कला। तो हमारा जो नेतृत्व होता है वो एक ऐसी कला है जिसके अंदर हम हमारी इच्छा के अनुसार सामने वाले व्यक्ति से, सामने वाले पार्टी से उसकी इच्छा को अपनाते हुए कार्यों को करवा सकते हैं। मतलब सामने वाले पार्टी की स्वेच्छा से हम कार्यों को करवा सकते हैं या फिर करवाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो वो हमारी क्या कला कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। तो ये तो सिंपल मीन हमने समझा कि लीडरशिप क्या होती है। अब हम लीडरशिप की डेफिनेशन की बात करते हैं। लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में मैंने आप लोगों के लिए एक डेफिनेशन लिखी है। वो डेफिनेशन है, लीडरशिप इज द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फॉलोअर्स एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। कि हमारी जो लीडरशिप होती है, नेतृत्व जो होता है, लीडरशिप इज द साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वो एक मनोवैज्ञानिक क्या है, प्रक्रिया है। इन्फ्लुएंसिंग फॉलोअर्स, जो प्रभावित करती है, किनको, फॉलोअर्स को, मतलब अपने अनुयायियों को, अपने अधीनस्थों को प्रभावित करती है, एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस, और प्रदान करती है क्या, गाइडेंस, डायरेक्टिंग, निर्देश, और लीडिंग, नेतृत्व। ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो अपने अनुयायियों को प्रभावित करती है, उनको गाइडेंस देती है, उनको निर्देशित करती है, उनकी लीडिंग का वर्क करती है। तो वो जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम सामने वाले पार्टी के, सामने वाले दूसरे व्यक्तियों के या अपने फॉलोवर्स के, अपने अधीनस्थों को उन मतलब हमारी स्वेच्छा या हमारे उद्देश्य जो निर्धारित किए उनके अनुसार कार्य करवाने के लिए प्रेरित कर देते हैं, मार्गदर्शित करते हैं। वो हमारी जो प्रोसेस होती है वो हमारी लीडरशिप कहलाती है। नेक्स्ट हमने लिखा है, आप लोगों को एक राइटर की डेफिनेशन आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। तो वो राइटर की डेफिनेशन आपकी बुक में से मैंने लिखी है, जॉर्ज आर टेरी, मतलब अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी नेतृत्व को क्या डिफाइन करते हैं। नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए इच्छित प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। कि नेतृत्व एक ऐसी योग्यता है, एक ऐसा गुण है जो पारस्परिक हितों के लिए इच्छित प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करती है। मतलब एक ऐसी योग्यता, एक ऐसा गुण जो सामने वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रयत्न करते हुए सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करता है, वही हमारी लीडिंग कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है, नेतृत्व कहलाता है। तो ये तो सिंपल से हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोगों ने समझ लिया। अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर या लीडिंग के अंदर काम किया जाता है, क्योंकि नेतृत्व या नेतृत्व जो देने वाला व्यक्ति होता है वो नेता कहलाता है, लीडर कहलाता है, और उसी के अनुयायी जो होते हैं, फॉलोअर्स जो होते हैं, वो उसे फॉलो करते हैं, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, उसके बिहेवियर को फॉलो करते हैं और कार्यों को करने
डेफिनेशन की बात करें तो एक डेफिनेशन हम लोगों ने समरी रूप में देखी है, एक डेफिनेशन जो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो हमने राइटिंग में लिखी है, जोर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग। इन्होंने पारस्परिक उद्देश्यों और ऐसे प्रयत्न करने को प्रभावित करने की योग्यता को भी नेतृत्व बताया है। तो ये तो था हमारा नेतृत्व। ऑल ओवर अगर हम देखें तो नेतृत्व की एक डेफिनेशन समरी रूप में आप लोगों को डिफाइन की गई है कि नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण है जिससे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वो संगठन के सामूहिक हितों, संगठन के सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित हो जाता है, कार्यों को बेहतर तरीके से करने के लिए मार्गदर्शित हो जाता है। उसी प्रोसेस को, उसी कला को, उसी योग्यता को हम क्या कहते हैं? लीडरशिप कहते हैं। और जो व्यक्ति लीडरशिप करता है, नेतृत्व करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लीडर कहते हैं, यानी नेता। ठीक है, तो एक संगठन के अंदर जो व्यक्ति मार्गदर्शन और सामने वाले व्यक्तियों की इच्छा को बनाते हुए सामूहिक हितों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का काम करता है, तो वही हमारा लीडर होता है। और लीडर जिस प्रोसेस से ये सारी कॉन्सेप्ट और शैलियों को अपनाते हुए कार्यों को करता है, प्रेरित करता है, अपने अनुयायियों को साथ में लेकर सांगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति करवाता है, वही प्रोसेस जो हमारी होती है वो प्रोसेस हमारी लीडरशिप कहलाती है। अब हम टॉपिक देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। की लीडरशिप यानी नेतृत्व की विशेषताएं क्या क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हम वन बाय वन उनको देखेंगे कि एक नेतृत्व में ये विशेषताएं किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट लिखा है पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी, राइट। पर्सनल एबिलिटी मतलब व्यक्तिगत गुण। तो नेतृत्व जो होता है, लीडरशिप जो होती है, वो एक प्रकार की पर्सनल एबिलिटी, एक व्यक्तिगत गुण है। नेता का एक व्यक्तिगत गुण होता है, एक व्यवहारिक गुण होता है। तो हम कह सकते हैं कि लीडरशिप जो होती है वो नेता का एक व्यवहारिक और एक व्यक्तिगत गुण होता है, भौतिक गुण नहीं होता। और ऐसा व्यवहारिक गुण होता है जिसमें वो दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है, अपनी इच्छा के अनुसार दिए गए कार्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए, सामूहिक रूप से करते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम कह सकते हैं, और कहा भी है, बनार्ड ने ये कहा है कि नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेतृत्व है वो एक प्रकार की पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी है जो दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करती है, दूसरे व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, अपनी इच्छा और अपने सामूहिक सांगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिखा है फॉलोवर्स, मतलब नेतृत्व तभी संभव है जब फॉलोवर्स हो, यानी जब तक नेता के अनुयायी नहीं होंगे तब तक नेता नेतृत्व करेगा किसके ऊपर। तो अनुयायियों का होना बहुत जरूरी है जो उसको फॉलो करे। मतलब नेता के फॉलोवर्स जो होते हैं, अगर फॉलोवर्स हैं तभी लीडरशिप किया जा सकता है। बिना फॉलोवर्स के, बिना अनुयायियों के लीडरशिप पॉसिबल नहीं है। और नेता के अनुयायी जो होते हैं वो नेता के व्यवहार को, नेता की कार्य पद्धतियों को, नेता की शैलियों को पूर्ण रूप से अपने ऊपर प्रभावित करते हैं और उनके अनुसार ढलने का प्रयत्न भी करते हैं। और नेता और अनुयायियों का जो संबंध होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होना चाहिए। उनके बीच जो कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है वो इतना स्मूथ और पारदर्शी होना चाहिए कि जितने भी अनुयायी होते हैं वो अपने लीडर के दिए गए आदेश निर्देश मार्गदर्शन को अच्छे से फॉलो करें और दोनों मिलकर, नेता और अनुयायी सामूहिक रूप से मिलकर सांगठनिक और सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति करें, क्योंकि उन दोनों के उद्देश्य आपस में पारस्परिक रूप से जुड़े रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी विशेषता है फॉलोवर्स, अनुयायी। जब तक नेता के अनुयायी नहीं होंगे तब तक लीडरशिप नहीं हो पाएगी। तो जहाँ लीडरशिप है वहाँ पे अनुयायी होने आवश्यक है। थर्ड मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा है आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, मतलब प्रभावित करने की कला। कि नेता जो होता है, नेतृत्व जो होता है उसमें एक प्रभावित करने की कला होती है, क्योंकि सामने वाले व्यक्तियों को, दूसरे व्यक्तियों को अपनी इच्छा के कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उनको प्रभावित करता है कि वो पारस्परिक रूप से, सामूहिक रूप से हमारी इच्छा की या लीडर की इच्छा के अनुसार दिए गए कार्यों को करने के लिए प्रेरित हो, करने के लिए एग्री करे। तो ये प्रभावित करने की जो कला होती है वो हमारी लीडरशिप का ही कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। मतलब नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामने वाले दूसरे व्यक्तियों को
अपनी इच्छा के अनुसार जो उद्देश्य निर्धारित किए गए उनके लिए कार्य करने को प्रेरित करती है, प्रभावित करती है, तो वही हमारी प्रभावित करने की कला होती है। ठीक है। फोर्थ लिखा है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों की एकता। नेता और अनुयायी दोनों के हित समान होने चाहिए। दोनों के हित अगर लीडरशिप के अंदर अलग अलग है तो हमारी कभी भी परफेक्ट लीडरिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि नेता और अनुयायी जो होते हैं वो हर उद्देश्य को सामूहिक और साथ साथ में अचीव करना चाहते हैं। उनका जो कार्य होता है वो सामूहिक कार्य होता है। अगर नेता के अपने व्यक्तिगत उद्देश्य हैं और अगर अनुयायियों के अपने व्यक्तिगत उद्देश्य हैं तो दोनों के कम्युनिकेशन, दोनों के कोऑर्डिनेशन में गैप आ जाता है, और जिस गैप के कारण ना लीडिंग सही हो पाती है, ना लीडरशिप का फ्लो सही चल पाता है, और ना ही हमारा मैनेजमेंट सही चल पाता है। तो हम ये कहते हैं कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्टेड मतलब हितों की एकता होती है। नेतृत्व के अंदर सामूहिक हित होते हैं, नेता और अनुयायी दोनों के हित एक समान होते हैं। अगर अलग अलग हित हो जाएंगे तो फिर हमारे जो नेतृत्व होगा वो संपन्न ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेता जो ऑर्डर्स देगा, नेता जो मार्गदर्शन करेगा, नेता जो निर्देश देगा वो उन हितों के लिए देगा जो सामूहिक रूप से अनुयायियों को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर अनुयायियों के उद्देश्य भिन्न होंगे तो फिर हमारा जो नेता होगा वो अपने हितों के केंद्रित और अनुयायी अपने हितों के केंद्रित का कार्य करेंगे, जिसमें लीडरशिप नहीं, वो पर्सनल व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति वाले कार्य हो जाएंगे। जबकि हमारा जो नेतृत्व होता है वो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों की एकता रखता है। नेता और अनुयायी दोनों के समान हित होते हैं, दोनों समान हित सामूहिक रूप से मिलकर ही जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनके लिए कार्य करते हैं। ठीक है। आगे लिखा है बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन कि पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है हमारा नेतृत्व। कैसे? पारस्परिक संबंध मतलब नेता का नेता से आपसी संबंध, नेता का अपने अनुयायियों से संबंध, अनुयायियों का अनुयायियों से संबंध, मतलब आपस में सामूहिक रूप से पारस्परिक संबंधित होते हैं ये लोग। नेता अपने अनुयायियों के साथ उनको निर्देश देता है, उनको मार्गदर्शन देता है, उनको प्रेरित करता है। तो ये क्या है? नेता और अनुयायियों के बीच का संबंध। वहीं पे अनुयायी और आपस में अनुयायी फॉलोवर्स जो होते हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं, अपने सांगठनिक उद्देश्यों, पारस्परिक उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रभावित होते हैं। वहीं पे अनुयायी और नेता के बीच में, तो ये हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन, नेतृत्व जो होता है वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन के ऊपर आधारित होता है। उसके अंदर नेता और अनुयायियों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, अनुयायी और अनुयायियों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, नेता और नेता के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, जिसमें आपसी रूप से वो आपसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, आपसी कम्युनिकेशन करते हुए एक सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। आगे लिखा है लीडरशिप एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड एंड अचीव्ड। लीडरशिप एबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं, मतलब नेतृत्व क्षमता जो है वो डेवलप यानी विकसित की जा सकती है और अचीव यानी प्राप्त की जा सकती है। देखो, जब भी नेतृत्व की बात आती है तो मुख्य रूप से दो अवधारणाएं देखी जाती है। एक हमारी पारंपरिक अवधारणा, एक होती है हमारी आधुनिक अवधारणा। पारंपरिक अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जो नेता होता है, मतलब जो नेतृत्व को करता है, तो जो नेता होता है वो जन्म लेते हैं यानी जन्मजात होते हैं। लेकिन आधुनिक विचारधारा जो है वो ये कहती है लीडरशिप यानी जो लीडर होता है वो जन्मजात के साथ साथ में विकसित भी किया जा सकता है। मतलब शिक्षण प्रशिक्षण से उसे ट्रेंड करवा के उसके अंदर लीडर के गुण डाले जा सकते हैं, लीडर के गुण विकसित किए जा सकते हैं, जिससे वो बेस्ट लीडरशिप कर सकता है। तो यही बताया है यहाँ पे कि लीडरशिप एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड एंड अचीव्ड, मतलब जो हमारी नेतृत्व क्षमता होती है उसको विकसित भी किया जा सकता है और प्राप्त भी किया जा सकता है। कैसे? जो व्यक्ति लीडरशिप या लीडरशिप का वर्क चाहते हैं उनको शिक्षण प्रशिक्षण देके कार्य क्षमता की भावना का विकास करके उनके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करके उनको ट्रेंड करके उनके अंदर लीडर के एक परफेक्ट गुणों को, परफेक्ट एबिलिटियों को विकसित किया जा सकता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनके ज्ञान में अनुभव में वृद्धि करवाई जाती है। आत्म विकास हम कह सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाना, मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लीडरशिप की जो एबिलिटी होती है उसको हम विकसित
विकसित कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक विशेषता है कि लीडरशिप एबिलिटी कैन बी डेवलप एंड अचीव। जो हमारी नेतृत्व की क्षमता होती है उसको विकसित भी किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। आगे लिखा है एग्जाम्पलरी कंडक्ट, मतलब हमारा अनुकरणीय आचरण। मतलब नेतृत्व के अंदर जो नेता होते हैं और अनुयायी होते हैं, उन दोनों का जो पारस्परिक संबंध होता है, उसके अंदर जो अनुयायी होते हैं, अनुयायियों के लिए नेता का व्यवहार, नेता का आचरण अनुकरणीय होता है, मतलब प्रभावित करने वाला होता है, अपनाने वाला होता है। अगर एक नेता ही सही नहीं है या नेता का व्यवहार सही नहीं है तो उसके जो अनुयायी होंगे वो भी उसी को फॉलो करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अनुकरणीय आचरण होता है अनुयायियों के लिए अपने नेता का। इसीलिए कहा जाता है कि नेता जो अपना व्यवहार रखता है, जो नेता जितना आदर्श अपना प्रस्तुतिकरण करता है, नेता की कथनी और करनी में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो व्यवहार होता है वो उनके अनुयायियों के लिए, उनके अनुयायी, उनके अधीनस्थ जो होते हैं उनके लिए एक अनुकरणीय काम करता है, अनुसरण किया जाता है उनका। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो नेता और अनुयायियों का जो संबंध होता है उसके अंदर नेता को अपना आचरण आदर्श रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, नेता की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, नेता का व्यवहार जो होता है, नेता का कार्य करने का जो तरीका होता है, नेता की जो शैलियाँ होती है वो उनके अनुयायियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि अनुयायियों के द्वारा अपने नेता के आचरण को फॉलो किया जाता है। और बाकायदा उर्विक ने कहा भी है कि नेता क्या कर रहा है, नेता कैसा है, इसके बजाय बल्कि इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि नेता क्या है, क्यों कर रहा है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है और वो किस प्रकार से अपने अनुयायियों को प्रभावित करेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के नेता को अपना आदर्श प्रस्तुतिकरण देना चाहिए, क्योंकि उसके जो अनुयायी होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, वो ही नेता का अनुसरण, उनके व्यवहार का अनुसरण करते हैं। और अगर हम देखें तो हमारा जो लीडर है, अगर वही हमारे उसी की कुछ हैबिट्स अच्छी नहीं है या फिर उसका व्यवहार कुछ सही नहीं है और अगर वो अपने अनुयायियों को उससे अच्छे अच्छे उपदेश दे और आदेश दे कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो क्या उसके अनुयायी उसको फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। उल्टा वो ये बोलेंगे कि अगर ये कुछ भी नहीं कर पा रहा तो हम कैसे करें, राइट। तो वही चीज है, नेता का आचरण अपने अनुयायियों के समक्ष ऐसा होना चाहिए जिससे उसके अनुयायी जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं वो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक प्लस पॉइंट के साथ में उसके आचरण को अपनाते हुए कार्यों को या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो। आगे लिखा है डायनेमिक प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट भी डायनेमिक प्रोसेस था, मोटिवेशन भी डायनेमिक प्रोसेस है। वैसे ही हमारी जो लीडरशिप होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी हमारी कंटिन्यू और डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब गतिशील और सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? लीडरशिप जो होती है, जो लीडरिंग का काम किया जाता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे जैसे डायरेक्टिंग का वर्क कंटिन्यू चलता रहता है वैसे ही लीडरिंग का वर्क भी कंटिन्यू चलता रहता है। और लीडरशिप में जो हम शैलियाँ या तकनीकी जो मेथड्स यूज देते हैं हमारे अनुयायियों को हैंडल करने के, हमारे अनुयायियों को कंट्रोल करने के, हमारे अनुयायियों के द्वारा कार्य करवाने के, उन्हें प्रेरित करने के लिए, वो शैलियाँ, तकनीकें सामने वाले व्यक्ति और वातावरण के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि अनुयायी जो होते हैं वो भिन्न भिन्न सोच के होते हैं, अलग अलग सोच के, अलग अलग व्यवहार के नेचर के होते हैं। उन सबको साथ में लेके नेता को काम करना पड़ता है। इसीलिए हर एक को अलग अलग मोटिवेट किया जाता है, उनके नेचर, उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग उन्हें मोटिवेशन दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वातावरण, सिचुएशन, टर्म्स और कंडीशन के अनुसार हमारी लीडरशिप के जो तरीके हैं, तकनीकी हैं, मेथड्स हैं, वो बदलते रहते हैं। किसके द्वारा? लीडर के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि लीडर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लीडर का एक गुण होना चाहिए कि वो व्यवहार और वातावरण जो होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो और अपने अनुयायियों को उसके अनुसार हैंडल करे। और सतत रूप से कंटिन्यू प्रोसेस हम कह सकते हैं कि लीडरिंग जो होती है, जैसे हमारे मैनेजमेंट का जो फंक्शन डायरेक्टिंग है वो कंटिन्यू चलता रहता है, आदेश निर्देश, मार्गदर्शन, अभिप्रेरणा, नेतृत्व कंटिन्यू चलता रहता है, वैसे ही हमारी लीडरिंग जो होती है वो भी कंटिन्यू रूप से चलती रहती है। जब भी आदेश निर्देश टॉप लेवल मैनेजमेंट की प्लानिंग से शुरू होकर कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन तक चलते हैं, वैसे ही हमारी जो लीडरिंग का वर्क होता है इसमें मार्गदर्शन, अभिप्रेरणा, ये सारे ये काम
सामूहिक हितों के लिए किए जाते हैं, इसलिए कभी कभी व्यक्तिगत हितों का भी समर्पण करना पड़ता है। लेकिन ये सामूहिक हित नेता का कार्य होता है कि वो अपने अनुयायियों को सम्मानजनक तरीके से एक समूह में जमा के रखे, सामंजस्य बैठा के रखे, उनके साथ एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ में व्यवहार करे, ताकि दोनों ही एक सांगठनिक उद्देश्य पारस्परिक उद्देश्यों में साथ में मिलकर कार्य कर सकें। आगे लिखा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी लीडरशिप जो होती है, नेतृत्व जो होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में किया जा सकता है। हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो लीडरशिप में कम्युनिकेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन ना लीडर अनुयायियों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझा पाएगा और ना ही उसके फॉलोवर्स जो है वो अपने लीडर को साथ में कंबाइन करके अपने कम्युनिकेशन या अपना कोई पक्ष रख पाएंगे। तो जो कम्युनिकेशन स्किल होता है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी लीडरशिप जो होती है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से की जा सकती है। फॉर्मल के अंदर एक स्ट्रिक्ट और स्टेप टू स्टेप तरीके से एक परफेक्ट वे जो डिसाइडेड वे होता है उस वे से ही लीडरिंग की जाती है, उस वे से ही व्यवहार किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, तकनीक मेथड्स में, शैलियों में, व्यवहारों में सुधार करवाया जाता है। और इनफॉर्मल के अंदर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट को बनाया जाता है, सामूहिक रूप से समस्याओं को, सुझावों को सुनते हुए एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संप्रेषण के साथ में व्यवहार किया जाता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर हम लीडरशिप का, लीडरिंग का काम करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सामूहिक पारस्परिक हितों की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं, कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कह सकते हैं कि लीडरशिप जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से की जा सकती है। डिपेंड है कि एनवायरनमेंट की क्या डिमांड है, अनुयायियों की क्या डिमांड है, हमारे पारस्परिक हित और उद्देश्य जो है उनको प्रेरित करने के लिए कौन से मेथड और टेक्निक का यूज लेना है। नेक्स्ट है, लास्ट जो लिखा है, ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर्स, कि सारे प्रबंधक जो होते हैं वो नेता नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि पहले तो प्रबंधक और दूसरा है नेता। प्रबंधक जो होते हैं मैनेजमेंट करने वाले हमारे मैनेजर्स और लीडरशिप करने वाले हमारे लीडर। हमने यहाँ पे लिखा है कि सारे के सारे मैनेजर्स जो होते हैं वो लीडर नहीं होते हैं। कैसे? मैनेजर्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो मार्गदर्शन दे, वो कंट्रोलिंग करे, वो प्लानिंग करे, वो ऑर्गेनाइजिंग करे, लेकिन लीडरिंग जो की जाती है, लीडर का ये वर्क होता है कि वो अपने अनुयायियों के साथ पारस्परिक संबंध बैठाते हुए, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संप्रेषण करते हुए उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, अपने अनुयायियों के साथ सामूहिक और पारस्परिक जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए उनके अंदर उत्साह भरे, मतलब हमारे जो ऐच्छिक उद्देश्य है उनके लिए वो अपने अनुयायियों की इच्छा को जगाए, उन्हें उत्साहित करे और कार्य करने के लिए प्रेरित करे। ये होता है हमारे लीडर का वर्क। और मैनेजर जो होता है वो इन सब के ऊपर कंट्रोल लेता। हमने पढ़ा भी था मैनेजमेंट जो होता है उस मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस, मैनेजर्स 5 कार्य करते हैं हमारे, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन का वर्क देखा था। लीडर जो होता है वो इस डायरेक्टिंग के अंदर ही हमारा वर्क जो किया जाता है, जिसमें मार्गदर्शन देना, आदेश निर्देश देने में सहायता करना, अभिप्रेरित करना, कम्युनिकेशन को स्थापित करना और रिप्रेजेंटेटिव करना, ये सारे काम जो होते हैं वो लीडरिंग में किए जाते हैं, लीडर्स के द्वारा किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल मैनेजर्स आर नो लीडर, सारे के सारे जो प्रबंधक होते हैं वो नेतृत्व या नेता नहीं होते, क्योंकि नेता करने में अनुयायी और नेता का संबंध स्थापित करना पड़ता है और उन्हीं के द्वारा फॉलोवर्स और लीडर का एक रिलेशन स्थापित करते हुए मार्गदर्शन दिया जाता है, कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अपने व्यक्तिगत गुण को स्थापित रखते हुए सामने वाले व्यक्तियों के द्वारा अपने इच्छा का कार्य करवाने की जो कला होती है वो लीडर के अंतर्गत होती है। और मैनेजर जो होते हैं वो अथॉरिटी का काम करते हैं, अधिकार का काम करते हैं, जिसके अंदर वो अधिकार देते हैं कि आपको इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वर्क करना है। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे प्रबंधक जो होते हैं वो नेता नहीं होते हैं। और मैनेजर और लीडर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मैनेजर्स अपना वर्क करता है, इसमें 5 मुख्य रूप से वर्क होता है। लीडर जो होते हैं वो डायरेक्टिंग के वर्क के अंदर मार्गदर्शन का, मोटिवेशन का और कार्यों के लिए पारस्परिक रूप से, सामूहिक रूप से उद्देश्यों की प्राप्ति करने की प्रक्रिया को संपन्न करवाता है। तो ये तो अब तक हमने पढ़ा कि लीडरशिप की मीनिंग क्या है, जो एक गुण है, एक एबिलिटी है, एक आर्ट है, एक कला है।
और हमने डेफिनेशन में देखा एक समरी डेफिनेशन जो आप लोगों को बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखी है कि लीडरशिप इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फॉलोअर्स एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। ठीक है, एक राइटिंग की डेफिनेशन आप लोगों को टेक्निकल रूप से लर्न होनी चाहिए जो जॉर्ज आर टेरी की लिखी है। नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए ऐच्छिक प्रयास करने हेतु प्रभावित करने की एक योग्यता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे हैं यहाँ पे पॉइंट्स, पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी यानी व्यक्तिगत गुण है नेतृत्व में। फॉलोअर्स अनुयायियों का होना कंपल्सरी है, अनुयायियों के बिना नेता का कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग प्रभावित करने की जो कला है वो होनी जरूरी है, तभी वो सामने वाले या अपने अनुयायियों को प्रभावित कर सकता है अपनी इच्छा के कार्यों को करवाने के लिए। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों की एकता होनी जरूरी है। नेता और अनुयायी जो होते हैं उनके हित समान होने चाहिए, भिन्न भिन्न नहीं होंगे। भिन्न भिन्न अगर होंगे तो नेतृत्व नहीं किया जा सकता। बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशंस, पारस्परिक संबंधों की स्थापना होती है, चाहे वो नेता और नेता के मध्य हो, नेता और अनुयायियों के मध्य हो, और अनुयायी और अनुयायियों के मध्य हो। लीडरशिप एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड एंड अचीव्ड। लीडरशिप यानी जो हमारी नेतृत्व की क्षमता होती है उसे शिक्षण, प्रशिक्षण, आत्म विकास करके, आत्मविश्वास को बढ़ाकर, प्रशिक्षण लेकर, पहल क्षमता, अभिप्रेरणा के विकास को करके हम प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पलरी कंडक्ट मतलब नेता का जो व्यवहार होता है वो अनुकरणीय होता है उनके अनुयायियों के लिए, तो नेता को अपना व्यवहार आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उसके अनुयायी उसको फॉलो कर सकते हैं। डायनामिक प्रोसेस और कंटिन्यू प्रोसेस मतलब जो नेतृत्व होता है वो हमारा एक गतिशील प्रक्रिया, वातावरण और व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार चेंज होने वाला और एक कंटिन्यू रूप से, सतत रूप से हर कार्य के अंदर यूज लिया जाने वाला काम होता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेतृत्व जो होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों से दिया जा सकता है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना, अनौपचारिक और स्ट्रिक्ट और स्टेप टू स्टेप तरीके से उद्देश्यों की प्राप्ति करना हमारा फॉर्मल लीडरशिप कहलाता है। और मैनेजर्स आर नॉट लीडर, जो सारे प्रबंधक होते हैं वो हमारे नेता या नेतृत्व करने वाले नहीं होते। उन प्रबंधकों का काम अथॉरिटी से रिलेटेड होता है और नेतृत्वों का काम, नेता का जो वर्क होता है वो लीडिंग, डायरेक्टिंग और हमारे लीडिंग, डायरेक्टिंग और गाइडेंस से रिलेटेड होता है। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था लीडरशिप का, मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स का। आप अच्छे से इन सभी की पॉइंट्स को